सीबीआई ने ओडिशा ट्रेन हादसे के सिलसिले में दर्ज किया मुकदमा। वजारत रेलवे की सिफारिश पर दर्ज किया गया ये मुकदमा। मौके पर पहुंचकर सीबीआई की टीम आज सुबह से ही कर रही है जांच। दिल्ली में मंशियात की स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। एनसीबी ने एलएसडी दवा की अब तक की सबसे बड़ी खेप की जब्त। मुल्क भर में फैले ड्रग सिंडिकेट हुए बेनकाब। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़कर दी जाती थी मंशियात और यूपीआई के जरिए ली जाती थी रकम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और उनके जर्मन हममंसब बोरिस पिस्टोरियस के दरमियान दो तरफा बातचीत। दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर हुई बातचीत। भारत के दौरे पर आए जर्मनी के वज़ीर दिफा ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सूरीनाम के दौरे का आज आखिरी दिन। सदर जमहूरिया का किया जाएगा इज्तिमाई इस्तकबाल। सदर जमहूरिया जाएंगी लाल रुख म्यूजियम और आर्या देवकर मंदिर। हैदराबाद में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की आज की मीटिंग योगा और मेडिटेशन के साथ हुई शुरू। नुमाइंदों ने भारत बायोटेक प्लांट और ICMR एनिमल रिसोर्स इंस्टीट्यूट का किया दौरा। बैनुल-अक़वामी मालियाती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गोवा में जारी। फ्रेंच ओपन में क्वार्टर फाइनल की जंग आज से शुरू। नोवाक जोकोविच और कैरोलिना खाचानोव होंगे आमने सामने, जबकि सित्सिपास का टॉप सीड कार्लोस अल्काराज से होगा मुकाबला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सीबीआई ने ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम आज जाए हादसे पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। सीबीआई ने ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे केस में आईपीसी की दफा 337, 338, 304A, 34, 153, 154, 175 रेलवे एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई इस सिलसिले में या इस एफआईआर में दर्ज दफात के बारे में सरकारी मालूमात जारी भी कर सकती है। काबिल जिक्र है कि रेलवे बोर्ड ने इतवार को सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की थी। अब सीबीआई तहकीकात करेगी और बताएगी कि हादसे की असल वजह क्या थी। रेलवे ने ओडिशा ट्रेन हादसे में ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी के इम्कान को मुस्तरद करते हुए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ मुमकिना छेड़छाड़ का इशारा दिया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के राब्ता आमा के चीफ अफसर आदित्य कुमार चौधरी ने कहा कि सीबीआई और रेलवे मिलकर तहकीकात में मसरूफ हैं और रेलवे सीबीआई को हर तरह का ताउन फराहम कर रही है। इस दौरान रेलवे ने लोको पायलट की मुबैना मौत के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावे को गुमराहकुन करार दिया है और लोगों को अफवाहों से दूर रहने का मशवरा दिया है। की टीम अपना ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करती है। दे वर्क डिस्क्रीटली, तो दे आर डूइंग देयर वर्क, दे वर्क साइलेंटली और वो अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पे लोग हैं जहाँ सीआरएस सीबीआई सब लोग काम कर रहे हैं। दे आर कलेक्टिंग द एविडेंसेस। इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। दोनों एक दूसरे का जो भी हेल्प है वो भी किया जा रहा है। रेलवे से भी जो असिस्टेंस है वो दिया जा रहा है प्रॉपर। जो भी चीज़ उनको चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था कि एविडेंसेस को सिक्योर करने के लिए, तो भी आप देख रहे होंगे कोचेस को हमने सिक्योर करके रखा है। जितने भी रेल्स जो थे, डैमेज रेल्स थे, स्लीपर्स थे, वो सबको अलग करके रखा गया है ताकि उसका एविडेंसेस टैंपर ना हो। जो हमारे फाइल्स थी, जो मशीन्स थी, जो डेटा लॉगर्स की रीडिंग थी, सारा चीज़ को हमने सील करके रखा हुआ है और उनके सीआरएस एंड सीबीआई को पुटअप किया जाएगा। सारे एंगल्स की जांच की जाएगी। सिग्नल और आपको बताएं कि बालासोर ट्रेन हादसे के 4 दिन गुजरने के बाद भी 101 महलूकीन की शिनाख्त नहीं हो सकी है। जुमे की शाम तकरीबन 7 बजे पेश आने वाले इस हादसे में कम से कम 275 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 1000 लोग जख्मी हुए। तकरीबन 200 लोग अब भी ओडिशा के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। हादसे के दिन तकरीबन 1100 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें तकरीबन 900 अफराद को इलाज के बाद रुखसत कर दिया गया। हादसे में हलाक होने वाले 275 अफराद में से 101 लाशों की शिनाख्त होनी बाकी है। इन लाशों को 6 मुख्तलिफ अस्पतालों में रखा गया है।
बालासोर अस्पताल में दाखिल मरीजों ने हादसे से मुताल्लिक अपनी आपबीती भी बताई। लड़का बोले हम लोग का मिसिंग है, कहाँ है कोई ढूंढ नहीं पा रहा है, किसी को पता नहीं चला। मेरे को उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन ये लोग बोले हम लोगों की टीम में था। उठने के बाद में जो एक्सीडेंट हुआ वो थोड़ा आग में आने से कैसे गाड़ी चल रही हो मालूम नहीं, क्यों गाड़ी का ऐसा बेड़े है, जनरेटर का ऐसा बेड़े है, वो मैं थोड़ा आवाज़ सुनना है, ठंग करके आवाज़ सुनना है। आवाज़ सुनने के बाद गाड़ी पलटी हुआ, वो आदमी लोग बोला है बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, बाद में 10 मिनट के अंदर का है, वो ट्रेन का अंदर बहुत गर्मी होता है, और मेरा बीबी भी हाथ टूट गया, मेरा पेड़ भी टूट गया। वो कैसे ट्रेन के निकल गए वो भगवान सारा कोई मालूम नहीं होता है। गायब है, लेकिन कौन गायब है पता नहीं मुझे तो। भुवनेश्वर से चेन्नई। ओडिशा ट्रेन हादसे में लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए रेलवे ने 3 लिंक तैयार किए हैं। मरने वालों की तस्वीर और मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल मुसाफिरों की फहरिस्त इन लिंक्स में दी गई है। इन ऑनलाइन लिंक्स के जरिए लवाहिकीन अपने खानदान के अफराद का पता लगा सकते हैं। उन लाशों के बारे में भी मालूमात दी गई हैं जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। हलाक होने वालों की तस्वीर का लिंक ये है rcodisha.nic.in/photos, और साथ ही रेलवे की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। हेल्पलाइन नंबर है 139। ट्रेन हादसे में मुतासिरा मुसाफिरों के अहले खाना और रिश्तेदारों के लिए काम कर रहा है। सीनियर अफसरान ज़ाती तौर पर इस हेल्पलाइन नंबर की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेल्पलाइन नंबर है 1923/18003450061 और ये नंबर भी 24/7 काम कर रहा है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने बालासोर पर कहा कि सीबीआई तहकीकात का कोई फायदा नहीं है। इस पर अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो इतनी घबरा क्यों रही हैं। उन्होंने कहा कि वाकया किसी और रियासत का है, फिर वो सीबीआई तहकीकात से आखिर क्यों डर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। LSD सिंथेटिक ड्रग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एनएसपी ने बैनुल-अक़वामी मनशियात के लिंक का पर्दाफाश किया है। एनसीबी ने 15,000 ब्लॉट्स जब्त भी किए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती समझी जाती है। इस मामले में नोएडा के एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नेटवर्क LSD ड्रग अमरीका, पोलैंड और हॉलैंड जैसे ममालिक से दरामद करके भारत में सप्लाई करता था। सप्लाई सोशल मीडिया के जरिए की जाती थी। एनसीबी भी सोशल मीडिया की मदद से ही मुलजिम तक पहुंची है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ते थे और यूपीआई के जरिए पैसे लेते थे। ये कमर्शियल क्वांटिटी में LSD बेचने का एक बड़ा नेटवर्क था, जो कि पोलैंड, नीदरलैंड, US जैसे देशों से मंगाकर भारत में इसकी खेप को सप्लाई कर रहा था। ये लोग सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट करते थे और कुरियर के माध्यम से, डार्कनेट और UPI के माध्यम से पेमेंट करके उन तक माल पहुंचाते थे। मुझे हर्ष है कि एनसीबी ने अब तक का सबसे बड़ा सीजर करते हुए इन केसेस में 15,000 से ज्यादा LSD ब्लॉट्स पकड़े हैं। ये एक सिंथेटिक ड्रग है जिसकी कमर्शियल क्वांटिटी 0.1 ग्राम होती है, लगभग 5-6 ब्लॉट्स। तो 15,000 ब्लॉट लगभग 2,500 गुना कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी गई है और भारत में यूथ के बीच ये धीरे धीरे पॉपुलर भी हो रहा है। ये एक चिंता का विषय है। और कौमी जांच एजेंसियों ने सख्त कार्रवाई करते हुए खालिस्तानी गैंगस्टर लिंक मामले में छापेमारी की। ममनुआ दहशतगर्द तंजीम खालिस्तानी टाइगर फोर्स के खिलाफ पैसे जमा करने और सरहद पार से इसके लिए असला, गोला बारूद और धमाका खेज चीज़ों की स्मगलिंग करने की मुजरिमाना साजिश से मुताल्लिक मामले में आज पंजाब में 9 और हरियाणा में एक मुकाम पर तलाशी ली गई।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हथियारों के डीलर अरविंद खन्ना, वकील गौतम खेतान और ताजिर अनूप गुप्ता के खिलाफ एम्पेरियर बदनवानी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला यूपीए हुकूमत के दौरान 2008 में सामने आया था। ये मुकदमा 3 तैयारों के सौदे से मुताल्लिक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर ब्राजील की कंपनी एम्पेरियर की हिमायत के लिए 5.76 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिश्वत लेने का इल्जाम है। एजेंसी ने हाल ही में सीबीआई की खुसूसी अदालत में खन्ना, खेतान और गुप्ता के खिलाफ मुजरिमाना साजिश और इंसदाद बदउनवानी एक्ट की दफात 120B के तहत चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने NRI ताजिर विपिन खन्ना की मौत के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी है। काबिल जिक्र है कि 2008 में ब्राजील की फर्म एम्पेरियर के साथ दस्तखत किए गए मुआहदे का ताल्लुक 3 तैयारों से है, जिन्हें DRDO ने फिजाई रडार सिस्टम नस्ब करने के लिए इस्तेमाल किया था। सीबीआई ने इल्जाम लगाया है कि DRDO के अहदेदारों को मुतासिर करने के लिए एम्पेरियर की जेली कंपनियों से विपिन खन्ना को सिंगापुर की एक इंटरव्यू कंपनी के जरिए 5.76 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिश्वत दी गई थी। और भारत की सदारत में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप IFAWG की तीसरी मीटिंग आज गोवा में शुरू हुई। 2 रोज़ा इजलास को मुश्तरका तौर पर वजारत खजाना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फ्रांस और जमहूरिया कोरिया मिलकर मुनक्किद कर रहे हैं, जो IFAWG के शरीक चेयरमैन हैं। गोवा में मुनक्किदा 2 रोज़ा इजलास में G20 के अरकान, मदू ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 100 मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। इस सेशन में भारत की G20 सदारत के तहत अहम तरजीही इलाकों का अहाता करने वाले मुतादिद मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा। गोवा में 2 रोज़ा मीटिंग के पहले दिन 3 तरजीही मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, जिनमें आलमी मालियाती हिफाजती नेट GFSN को मजबूत बनाना, आलमी कर्जों के खतरा से निमटना, 21वीं सदी के मुश्तरका आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीर जहती तरक्याती बैंक MDB और IMF को उमूमी खुसूसी ड्राइंग के हुकूक मुख्तस करना शामिल है। मीटिंग के दौरान मुनज़्ज़म सब्ज़ मुंतकली की तरफ सरमायाकारी के तकाज़े और सरमाए के खतरे का तदारुक के मौजू पर एक और सेशन मुनक़्क़िद किया जाएगा। G20 ममालिक के नुमाइंदे आज भी हैदराबाद में सेहत से मुताल्लिक़ हुकूक की बात कर रहे हैं। आलमी सेहत पर इलाज कैसे करवाया जाए, बैनुल-अक़वामी ताउन से फौरी इलाज कैसे हो, वैक्सीन किस तरह सबको पहुंचाई जा सकती है, इन तमाम पहलुओं पर बात हो रही है। हमारे नुमाइंदगार नितेंद्र सिंह ने ICMR के DG राजीव बहल से खुसूसी बातचीत की। वो कहते हैं कि उन्हें अभी भी न सिर्फ तहक़ीक़ के मैदान में बल्कि कई दीगर जिहतों में अहम काम करने हैं। हैदराबाद में हो रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक में मेडिकल काउंटर मेजर पर फोकस है, यानी कि इक्वलिटी हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो या फिर जो वैक्सीन हो या फिर दवाओं के बीच में दुनिया भर में। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, DG ICMR डॉक्टर बहल साहब हैं। सर, किस तरीके से बातचीत चल रही है? तीसरा बैठक है G20 का, कैसे आप लोग आगे चल रहे हैं? तो ये बात ये चल रही है कि जैसे कोविड पैंडेमिक में बहुत इनइक्विटी थी हर एक देश में। कुछ देशों में वैक्सीन जल्दी मिली, कहीं पे डायग्नोस्टिक्स थे, कहीं नहीं थे। उसमें भारत तो सौभाग्यशाली भी रहा और हम तैयार भी थे। तो हम इतने पीछे नहीं थे सबसे, जैसे कि आपको पता है हमने वैक्सीन भी समय पे दी, हमारे डायग्नोस्टिक्स भी बहुत जल्दी बन गए थे। पर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ 18 महीने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिल पाई। तो यहाँ जो बातचीत चल रही है वो ये है कि किस तरह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन से और बेहतर सिस्टम बनाया जा सकता है, जिससे कि सब देशों में और जल्दी डायग्नोस्टिक्स बने, जो पहले कोविड में बने उससे भी ज़्यादा जल्दी बने, जल्दी वैक्सीन्स बने और वो वैक्सीन्स जो हैं वो सबको मिलें। भारत ने 150 देशों को वैक्सीन सप्लाई किया उस वक्त में जब बाकी दुनिया नहीं कर रही थी, जो निम्न आय वर्ग के जो देश थे। आपको क्या लगता है कि आगे जो बनेगा मैकेनिज्म, उसमें भारत का क्या रोल रहेगा? भारत का तो बहुत अहम रोल है। हम 60% दुनिया की वैक्सीन्स भारत में बनती हैं और भारत जो है पूरे विश्व के 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को वैक्सीन सप्लाई करता है, ना सिर्फ कोविड में, हर वक्त।
उसी तरह से हम जेनरिक थेरेप्यूटिक्स के बहुत बड़े हब हैं, एक तरह से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो कि हम यहाँ तक कि 1/3 वैक्सीन जो यूएस में वैक्सीन नहीं, जो जेनरिक्स हैं, जो उनकी दवाइयाँ हैं, वो इंडिया सप्लाई करता है। ऐसे ही यूके की 1/4 दवाइयाँ इंडिया सप्लाई करता है। तो हमारा रोल तो बहुत अहम रहेगा। अगर इंडिया तैयार नहीं है तो पूरा विश्व तैयार नहीं है। अभी बहुत से टेस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट कराना पड़ता है, तो क्या आईसीएमआर इस पे काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि अगर एक ही टेस्ट हो जिससे बहुत सारी बीमारियों को पता चल सके, ऐसा कुछ आगे बढ़ रहा है? तो आईसीएमआर ना सिर्फ रिसर्च कर रहा है बल्कि इंडस्ट्री के साथ बातचीत भी कर रहा है कि किस तरह से मल्टीप्लेक्स टेस्ट बनाए जाएं। तो हर एक हमने 7 सिंड्रोम आइडेंटिफाई किए हैं कि यदि आपको बुखार है या बहुत लंबी अरसे का बुखार है या आपको कोई मेनिंजाइटिस है या फिर सेप्सिस है या हेपेटाइटिस या जॉन्डिस है या रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, तो ये 7 के लिए जो कॉमन 5 या 6 या 7 वायरस या बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर एक साथ जो है वो टेस्ट किया जा सके, एक ही पीसीआर टेस्ट किया जा सके। ये एक ऐसी चीज है जो हम करनी है और आईसीएमआर का इस पे बहुत नजर है। तो ये थे डॉक्टर राजीव बहल, डीजी आईसीएमआर, जिन्होंने कहा कि आईसीएमआर कई चीजों पर रिसर्च कर रहा है और दुनिया में जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनको भी पूरा करेगा अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के बाद। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, हैदराबाद। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। गाय के ज़बेहा पर कर्नाटक के वजीर के वेंकटेश के बयान पर बीजेपी कारकुन नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वजीर के बयान के खिलाफ बेंगलुरु में जबरदस्त एहतजाज किया। बीजेपी कारकुन कर्नाटक के मवेशी परवरी के वजीर के वेंकटेश के इस बयान पर कि अगर भैंस बैल ज़िबा किए जा सकते हैं तो गाय क्यों नहीं, उनके खिलाफ रियासत भर में एहतजाज किया जा रहा है। पार्टी तमाम जिलाई हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज कर रही है। कांग्रेस हुकूमत की मजम्मत करते हुए बीजेपी कारकुनों ने कहा कि रियासत में मैंडेट हासिल हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा है कि हुकूमत ने मनमानी करना शुरू कर दी है। brought this since 50 years now. We have just strengthened that law, so they wanted to take down now, take it back. But we are going to protest tooth and nail about this because we call cow as a mother. You wanted to slaughter mother if it is no use? This is our question. See, the protest is a first message that the government in less than 1 month of being given a huge mandate has become a very arrogant government. One minister says that if you don't go by the constitution, I will be beaten by sticks. Another minister threatens a BJP worker that you'll be sent to jail. And then another minister says that you can slaughter cow when you can slaughter buffalo over there. Another minister says that you can no animal should be killed over. Means what is this kind of communication you responsible ministers are conveying to the people of Karnataka? और अमरनाथ यात्रा अगले माह से शुरू होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और अकीदतमंदों के लिए बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने की बात की। मनोज सिन्हा ने बताया कि इस बार ज्यादा बर्फबारी हुई है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक पर काम कर रही है और काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ONGC ने यात्री भवन चंद्रकोट की तामीर के लिए 51 करोड़ रुपए दिए हैं। ONGC की मदद से मुसाफिरों के लिए मजीद 4 इमारतें तामीर की जाएंगी। इमारत के लिए अब तक 2 जमीनें अलॉट की जा चुकी हैं। वजीर आजम की हिदायत पर हम चंदन बाड़ी से बालताल तक सड़क DPR तैयार करके हुकूमत की मदद से बनाना चाहते हैं। सड़क की तामीर के बाद हमारे चैलेंजेस कम हो जाएंगे। ONGC ने 51 करोड़ रुपए इस यात्री भवन के निर्माण के लिए दिया है और आप सबने सुना कि 4 भवन और यात्रियों के लिए बनाने में मंत्री जी मदद करेंगे। ONGC और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से पूरा होगा। 2 जमीन मैंने अपने भाषण में जिक्र किया था, एक बालटाल और एक जैसे आप कश्मीर में प्रवेश करेंगे जहां वालनट फैक्ट्री थी उसके बगल में 2 जमीन आवंटित हो गई है। नूनवान कैंप के पास भी हम जमीन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके कारण सुविधाएं काफी बढ़ेंगी। और एक जो प्रमुख बात मैंने बताई, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर NHIDCL चंदनबाड़ी से पंचतरणी संगम टाप होते हुए बालटाल तक की सड़क
की डीपीआर बना रही है वो एडवांस स्टेज में है। एक बार डीपीआर पूरी हो जाए तो उस सड़क का निर्माण भी भारत सरकार के सहयोग से हम कराना चाहते हैं। सड़क निर्माण के बाद मैं मानता हूं कि हमको यात्रा का समय भी अधिक मिलेगा, जो चुनौतियां वो भी हमारी कम होंगी और संगम टाप से बाबा की दूरी केवल 2 किलोमीटर रह जाएगी। भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे जर्मनी के वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरान दिफा सनत समेत दिफाई ताउन के कई उमूर पर बातचीत हो रही है। राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग के अलावा जर्मनी के वजीर दिफा इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस की तरफ से मुनक़िद एक प्रोग्राम के दौरान कुछ डिफेंस स्टार्टअप से भी मुलाकात करेंगे। कल बुध को जर्मनी के वजीर दिफा मुंबई का दौरा करेंगे, जहां वो वेस्टर्न नेवल कमांड और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के दफातर का भी दौरा करेंगे। इससे पहले आज जर्मनी के वजीर दिफा ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। इससे पहले आज जर्मनी के वजीर दिफा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। सूरीनाम में सरकारी मसरूफियात के बावजूद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी पारामारोबो के बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। इन बच्चों ने सदर जमहूरिया मुर्मू का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया ने इन बच्चों को भारत में बनी चॉकलेट भी दी। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इस बात पर तवज्जो मरकूज कर रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के अमल में किस तरह आवाम की शिरकत और शफाफियत को बढ़ाया जाए। नई दिल्ली में हमारे नामानिगार ऋषि कुमार से खुसूसी बातचीत में उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के आलात के इस्तेमाल को अब किस तरह तालीम का हिस्सा बनना है। हम इस समय मौजूद हैं IIIDEM कैंपस में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी। सर, ये कैंपस क्या गवाह बनेगा भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को, परंपराओं को, इलेक्ट्रल प्रोसेस को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान है? IIIDEM जो द्वारका में एक 5 एकड़ की भूमि पर अवस्थित है, ये ऑलरेडी एक संस्थान बन चुका है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल मैनेजमेंट। तो इसमें हम जो हमारे 1 करोड़ से प्लस एम्प्लॉयज़ लगते हैं इलेक्शन कराने में, जिसमें 10 लाख से ऊपर BLOs, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो भी 10 लाख से ऊपर बूथ पर, रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, उसके बाद में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। तो इन सब के लिए जो ट्रेनिंग का एक सिलसिला है वो यहाँ होता है। अब प्रयास यह है कि उस ट्रेनिंग को कई तरीके से विकसित किया जाए और नए तरीकों से जोड़ा जाए। सो स्लोली ये संस्थान वर्ल्ड ओवर ट्रेनिंग देने के लिए और ट्रेनिंग की स्टेज में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक इंटरनेशनल संस्थान बने और इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी जो इलेक्शन इंटीग्रिटी की उसको लेके जाए आगे। इस समय अगर हम बात करें इलेक्टोरल प्रोसेस में कुछ चुनाव सुधारों को लेकर आयोग काम कर रहा है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ा रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, मल्टीफेरियस सुधार हम कर रहे हैं और सुधार का मेन उद्देश्य ये है, 2 ही बेस पर सुधार है। जो मूल भावना है वो 2 हैं। एक तो जितने भी प्रोसेस हैं वो मैक्सिमम डिस्क्लोज्ड हो, यानी जो भी हम कर रहे हैं उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वोटर को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे की जा रही है। डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। दूसरा, पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन, यानी आप हमारे सब प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस, हर जगह में पार्टिसिपेट करें
तो जब प्रेस हर जगह में मौजूद रहेगी, वोटिंग के समय में है, हमारी मशीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर्स में है, पॉलिटिकल पार्टीज को हर प्रोसेस में आप दिखाएं। सो इन्हीं के अराउंड हमारे रिफॉर्म्स हैं। और सुधार करने के वर्टिकल्स क्या क्या हैं? टेक्नोलॉजी एक है, लीगल प्रोविजंस दूसरा है, मीडिया और सोशल मीडिया का रोल तीसरा है, और हमारा जो इलेक्ट्रल रोल्स हैं उसको एज मच पॉसिबल एज प्योर, उसमें डुप्लीकेट ना हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, यंग लोग उसमें निश्चित रूप से शामिल हो जाएं, अर्बन अपैथी ना हो, इन सब के ऊपर बहुत सारे रिफॉर्म्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो हमने बात की राजीव कुमार जी से। साफ कहना है कि डिस्क्लोजर और पार्टिसिपेशन मूल मंत्र है चुनाव आयोग का, और उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन हरजीत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और खेल की खबरों में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। मुकाबले के पहले ही दिन एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी ने जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। पहले राउंड के मैच में भारतीय जोड़ी ने फ्रांसीसी जोड़ी को शिकस्त देकर अगले राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत के स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर ओपन के मर्दों के सिंगल्स मैच में जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। किदाम्बी श्रीकांत ने पहले राउंड में थाईलैंड के कैंटाफोन को 21-15, 21-19 के फर्क से शिकस्त दी। ताहम पीवी सिंधु के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, क्योंकि वो पहले राउंड में ही हार गई। जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को 18-21, 21-21 और 17-19 से हरा दिया। फ्रेंच ओपन के आज से शुरू होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच में 17वीं बार क्वार्टर फाइनल खेलने वाले नोवाक जोकोविच का मुकाबला रूस के कैरन खचानोव के साथ होगा। जोकोविच ने चौथे राउंड के मैच में जॉन पॉल वेरिला को शिकस्त देकर आखिरी 8 में अपनी जगह बना ली है, जबकि खचानोव ने आखिरी 16 के मैच में लोरेंजो सोनिगो को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक और क्वार्टर फाइनल में यूनान के सित्सिपास का मुकाबला टॉप सीड 20 साल स्पेन के कार्लोस अलक्राज से होगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।